नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य प्रताप सिंह आप सभी का सरोकार क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और यह आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का जो लेक्चर रहने वाला है ये बहुत ही बेस्ट रहने वाला है क्योंकि इसमें इतने अच्छे-अच्छे आर्टिकल्स आज आए हैं। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा जो आज आया है यहाँ पे वो हमारे सामने क्या आया है, हिजाब रो कंट्रोवर्सी पे कर्नाटका हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया है उसको हम लोग देखेंगे बहुत ही डिटेल्ड मैनर में और प्रीवियस बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ कि क्या-क्या चीज़ें पहले हुई थी जिस पे ये डिसीजन आया है आज, ठीक है। दूसरी चीज़ हम लोग क्या देखेंगे कि जो इंडिया की तरफ से गलती से मिसाइल छूट गई थी, कहाँ पे? पाकिस्तान में। इसको हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से क्या-क्या हुआ था और कौन सी मिसाइल छूट गई थी और पाकिस्तान क्या-क्या इशू उठा रहा है। बहुत सारे आर्टिकल्स जो हैं वो रसिया और यूक्रेन के बारे में है, तो ऑलरेडी आपको बहुत कुछ पता है, आपको और भी ज़्यादा बताने के बारे में ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी हम लोग एक छोटा-सा ओवरव्यू ले लेंगे। एक आर्टिकल आया है दोस्तों हम लोगों का, वो किसके ऊपर है? वो क्रिकेट के ऊपर है, तो इसको भी हल्का सा देख लेंगे कि क्या चल रहा है, ठीक है। दूसरा एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आया है दोस्तों, वो किसके ऊपर आया है? जो मीडिया वन चैनल था उसके ऊपर आया है आर्टिकल, एक न्यूज़ आया है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए अपना मोटिवेशनल डोज देखते हैं आज का और लेक्चर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोली गई है बहुत ही अच्छी बात, यकीन अगर दूसरों पर हो, अगर आप दूसरे पर यकीन करते हो तो वो हो सकता है कि आपकी कमजोरी बन जाए, लेकिन अगर आप खुद पे यकीन करते हो तो वो आपकी ताकत बन जाती है, ठीक है। मीन्स अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो वो आपकी स्ट्रेंथ होगी, अगर आपको वही चीज़ किसी दूसरे के ऊपर विश्वास है तो हो सकता है वो आपकी कमजोरी बन जाए, ठीक है, आपकी वीकनेस बन जाए। तो एक बहुत ही अच्छी बात मुझे यहाँ पे ध्यान आती है कि मतलब अभिमानी नहीं होना चाहिए, ठीक है, अभिमानी नहीं होना चाहिए लेकिन स्वाभिमानी होना चाहिए। ये भी एक चीज़ यहाँ पे है कि अभिमानी नहीं लेकिन स्वाभिमानी होना चाहिए और इसी तरीके से दूसरों पे विश्वास तो हो या ना हो पर खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ आप दिमाग में रखेंगे तो आपकी लाइफ थोड़ा इजी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आज एक ओवरव्यू लेते हैं क्या क्या डिस्कस करना है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हम लोग न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही उम्दा न्यूज़ मुझे लगी और बहुत ही इसके पीछे जो मतलब थिंकिंग है वो मुझे बहुत ख़राब लगी, लेकिन न्यूज़ मुझे बहुत उम्दा लगी। यहाँ पे किसके बारे में बात किया गया है? मेंस्ट्रुअल लीव के बारे में बात किया गया है कि जैसे लड़कियों का जो पीरियड साइकिल होता है उसके बारे में बात की गई पहली बार इस सेशन के अंदर, कि कहा गया कि जो मतलब जो लेडीज़ एमपी एमएलएज हैं उनको लीव दिया जाए अगर ऐसा पीरियड उनका चल रहा है तो इसी पे एक एमपी साहब ने इसका अपोज किया और कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि इसको डिस्कस किया गया क्योंकि बहुत सालों से हमारे यहाँ एक ऐसा टैबू बना है कि इसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, एक पैडमैन वाली मूवी निकली थी अक्षय कुमार जी की, उसमें भी इसी के बारे में बात किया गया था। तो ऐसे प्रोसेस की वजह से, जिसकी वजह से हम पैदा होते हैं, लोग अगर उसका अपोज करें तो फिर किस तरीके से देखा जा सकता है। दूसरी बात, अगर ऐसे टाइम में अगर किसी को घर से काम करने का मौका दे दिया जाए, वर्क फ्रॉम होम करने का मौका दे दिया जाए तो कितनी अच्छी बात रहेगी ये भी, क्योंकि ऐसे टाइम पे कितना पेन होता है। जैसे हम लोग सभी बोल देते हैं, जब किसी के यहाँ किसी की डेथ हो जाती है तो हम लोग जब उनको कंसोल करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग के द्वारा बोल दिया जाता है, क्या बोल दिया जाता है कि हम आपकी दुख को समझ सकते हैं, लेकिन ऐसे दुख को नहीं समझा जा सकता क्योंकि उसके यहाँ का वो इंसान जिसकी डेथ हुई है वो उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट था वो सिर्फ वही व्यक्ति जान सकता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता। इसी में ऐसे में जैसे कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट है, वो बच्चे को जन्म देती है, तो तमाम लोग बोलते हैं कि हम आपके दुख को समझ सकते हैं। ऐसा नहीं होता। जो लेडी, दूसरी लेडी जिसने कभी बच्चे को जन्म दिया है वही सिर्फ उसका दुख समझ सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे एक आप बोल सकते हो एक डिफरेंस भी है यहाँ मैन के थिंकिंग में और वुमेन के थिंकिंग में। यहाँ पे जब बात की गई तो मैन ने अपोज किया। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को अभी इसके बारे में पता ही नहीं होगा, तो आप लोगों ने बहुत पहले से 10th से ही पढ़ते चले आ रहे होंगे। तो सबसे बड़ी बात ये लगी कि इसे डिस्कस किया गया, वो भी असेंबली के अंदर, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी इसके बारे में। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग को आज पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहली बात, जो ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल है, ये सारे आर्टिकल्स रसिया और यूक्रेन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम पूरा एक साथ देख लेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। ये वाला आर्टिकल जो इंडिया की तरफ से पाकिस्तान में मिसाइल छूट गई है उसके बारे में बात कर रहा है, और यहाँ पे एक कर्नाटका के बारे में बात है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हम लोग हल्का सा देखेंगे कि आखिर चल क्या रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्रिकेट के बारे में बात की गई है, तो इसको मैं आपको बता दूं कि हमारी जो इंडियन टीम है वो श्रीलंका से जीत के आ चुकी है। जैसा कि पहले हमने जीता T20 में, उसी तरीके
से अब हम जीत गए टेस्ट में, तो ये बात यहाँ पे की जा रही है। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि इस सीरीज में मैन ऑफ द मैच कौन रहा और मैन ऑफ द सीरीज कौन रहा, आप लोग ये बताइए, ठीक है। यहाँ पे बात की गई इन्फ्लेशन की, तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैंने कल आपसे बहुत ही डिटेल मैनर में डिस्कस किया था कि इन्फ्लेशन क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, इन्फ्लेशन कितने प्रकार के होते हैं, उनको मेजर किस किस तरीके से किया जाता है, सब कुछ हम लोग ने डिस्कस किया था। तो इसलिए हम लोग इसको भी डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए आज का जो है हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपने पहले आर्टिकल के साथ। और वो आर्टिकल कौन सा है? वो आर्टिकल है ब्रह्मोस, ठीक है। पाकिस्तान क्या बोल रहा है? पाकिस्तान बोल रहा है कि मतलब 9 मार्च को, पहले तो आप लोग ये समझो, 9 मार्च को एक घटना हुई दोस्तों। उस घटने में क्या हुआ कि इंडिया की तरफ से एक मिसाइल छूट गई जो कि जाके पाकिस्तान में गिरी। तो पाकिस्तान के लोगों ने सबसे पहले तो उन लोगों को समझ में नहीं आया कि ये हो क्या गया, ठीक है। फिर जब समझ में आया तो वो लोग क्या है, एलिगेशंस लगाना चालू कर दिए और उनके द्वारा एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई कि इंडिया ने हमारे ऊपर मिसाइल अटैक किया है। तो इंडिया उस समय किस में बिजी था? जैसा कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है, काउंटिंग हमारे यहाँ चल रही थी, जो 5 स्टेट्स में इलेक्शन थे, तो उसमें इंडिया बिजी था और सभी पार्टीज भी बिजी थी। तो उन लोगों ने इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सबसे पहले हम लोगों ने भी नहीं बताया कि हाँ कोई मिसाइल छूट गई है जो कि जाके पाकिस्तान में गिरी है, ठीक है। तो फिर हुआ क्या कि जब ये लोग पाकिस्तान वाले ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिए तो इंडिया वालों ने उसके बाद 11 मार्च को कहा हाँ भाई साहब ऐसा हुआ था, हमारी तरफ से गलती से मिसाइल छूट गई थी और इसलिए हम लोग एक मतलब इन्होंने स्क्रूटनी करने के लिए, इस मामले की जांच करने के लिए एक कमेटी भी बैठाई। मतलब इन्होंने इंस्पेक्शन करवाना चालू कर दिया। लेकिन पाकिस्तान, अब जब इंडिया एग्री हो गया कि हाँ हमारी तरफ से मिसाइल छूट गई थी, तो पाकिस्तान और भी खुला छूट पा गया। और उसने क्या कहा, उसने जो हाई कमीशन है हमारे यहाँ के इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में, उनको बार बार बुला कर कह रहा है कि जो यहाँ पे जो ये इंस्पेक्शन चल रहा है इसका हमें मेंबर होना है, ठीक है। पाकिस्तान बोल रहा है हम भी इसमें शामिल होना चाहते हैं ताकि हम देख सकें कि आपकी तरफ से जो ये मिसाइल छूट गई ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, क्योंकि वहाँ पे आर्म्ड फोर्स के लोग बैठे हैं, ठीक है। कोई मतलब बदमाश बच्चा नहीं बैठा है कि आप लोगों ने मिसाइल छोड़ दिया। कितनी बड़ी बात है कि मिसाइल छूट गई, और वो भी छोटी मोटी मिसाइल नहीं छूटी। मिसाइल कौन सी छूटी? ब्रह्मोस, ठीक है। तो ये सारी बातें पाकिस्तान बोल रहा है। तो ब्रह्मोस के बारे में अगर देखा जाए दोस्तों, तो इसका मैक्सिमम जो रेंज होता है वो 400 किलोमीटर के आसपास होता है और इसकी वेलोसिटी 2.8 के आसपास होती है, ठीक है। ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में काम कर सकता है, ठीक है। मतलब तीनों जगह पे काम कर सकता है, लैंड एयर वाटर तीनों जगह पे, ठीक है। और ये एक सुपरसोनिक स्पीड का एक मिसाइल है और इसकी जो स्पीड आप देख रहे होगे मैक, तो ये मैक क्या है मैं आपको ये बता दूं पहले कि मैक क्या है, ठीक है। तो ये आप लोग देखिए, मैक क्या होता है कि जैसे हर चीज़ का एक यूनिट होता है ना, जैसे गेहूं को नापने के लिए किलो का यूज़ करते हो, पानी को नापने के लिए लीटर का यूज़ करते हो, उसी तरीके से माइंड को नापने के लिए आईक्यू लेवल बोलते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसी तरीके से जब हम मिसाइल की स्पीड नापते हैं तो उसको मैक नंबर में नापते हैं। तो जिस भी मिसाइल का जो मैक नंबर है वो 1.0 से कम रहता है उसको सबसोनिक बोल देते हैं, जिसका 1 के बराबर रहता है उसको ट्रांससोनिक बोल देते हैं, जिसका 1 से ज़्यादा रहता है उसको सुपरसोनिक, और जिसका 5 से ज़्यादा रहता है उसको हाइपरसोनिक बोल देते हैं। तो ये निकाला कैसे जाता है? तो सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट की, उस मिसाइल की स्पीड देखी जाती है और फिर उसको स्पीड ऑफ साउंड से डिवाइड कर दिया जाता है, फिर मैक नंबर निकल कर आता है। तो ये जो मैक नंबर हमने देखा वो 2.8 था, तो वो किस कैटेगरी में आएगी? सुपरसोनिक कैटेगरी में आएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे बात की गई थी, जैसा कि हमने देखा भी, ये सुपरसोनिक स्पीड के कैटेगरी में आता है। तो इस तरीके से हम, और ये लो रडार सिग्नेचर के बारे में बात करता है और बहुत ही एक उम्दा मिसाइल है हमारे यहाँ पे, जिसको हम तमाम जगहों पे एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं इस टाइम पे। और ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है? एक हमारे यहाँ का जो है DRDO है और रसिया के साथ हम लोग मिलकर इसको बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। तो यहाँ पे हुआ क्या कि ये मिसाइल छूट गई पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान अब इसको बहुत ही बड़ा मुद्दा बनाता चला जा रहा है। और ये सही भी है दोस्तों कि मान लीजिए कि पाकिस्तान अभी तो कुछ नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान बोल रहा है, मान लीजिए हम समझ लेते कि इंडिया की तरफ से ये हमारे ऊपर अटैक हुआ है और हम जो है रिटेलिएशन में एक मिसाइल अपनी तरफ से भी छोड़ देते, तो फिर क्या होता? फिर दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन वाली कंट्रीज हैं, दोनों में वार छिड़ जाती। जिस तरीके से रसिया और यूक्रेन ने ऑलरेडी कंडीशंस वर्ल्ड लेवल की खराब कर रखी हैं, इंडिया और पाकिस्तान में वार होने के बाद कंडीशन और भी खराब हो जाती। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो दोनों कंट्रीज ने तो बैलेंस्ड अप्रोच तो लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं
यहाँ पे हम लोगों से गलती हो गई कि हम लोग ने पहले नहीं एक्सेप्ट किया कि हाँ हम लोग की तरफ से मिसाइल छूट गई है, या हम पहले ही बता देते कि सॉरी पाकिस्तान हम लोग की तरफ से एक मिसाइल छूट गई है, तो ये सही हो जाता है थोड़ा कि हाँ हम लोग ने पहले ही बता दिया था। और पाकिस्तान ये एक मुद्दा पा गया जिसको अब वो लेके बार बार घुमा रहा है और बोल रहा है कि जो इंस्पेक्शन इंडिया वाले कर रहे हैं उसमें हमें शामिल होना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है। तो आपको मैं और दिखा दूं कि ये काम कैसे करती है, तो ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ठीक है। तो ये आप जो ब्रह्मोस है ये बहुत ही एक अच्छी मिसाइल है और बहुत ही उम्दा मिसाइल है। तो कई तरीके की मिसाइल होती हैं दोस्तों, कई एयर टू एयर होती हैं, एयर से एयर में ही मारती हैं, कई एयर टू सरफेस होती हैं, कई सरफेस टू एयर होती हैं। तो इस तरीके से 6 टाइप्स के मिसाइल होती हैं। अगर कभी टाइम मिलेगा तो हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी इसके बारे में, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे और ये देखते हैं एक आर्टिकल जो कि आया है कर्नाटका के बारे में। तो कर्नाटका के बारे में इस आर्टिकल को पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर कर्नाटका से ही हिजाब जो कंट्रोवर्सी रिलेटेड थी तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है, यहाँ पे ये बात किया जा रहा है कि जैसे जो एंटी कन्वर्जन बिल हुआ, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोले, जिसको हम लोग बोले प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2021। कर्नाटका में ये बिल पास होने के बाद जिसको एंटी कन्वर्जन बिल बोला गया, अब क्या प्लानिंग की जा रही है, अब ये प्लानिंग की जा रही है कि कर्नाटका में जो टेम्पल्स हैं उनको फ्री किया जाए, क्योंकि अभी वो जो टेम्पल्स हैं वो गवर्नमेंट के अंदर में आती हैं, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती हैं, तो उनको फ्री करने की बात की जा रही है। तो ये क्यों बात की जा रही है फ्री करने की, क्योंकि आप लोग देख सकते होंगे कि यहाँ पे ऐसे भी टेम्पल्स हैं जिससे मतलब जो आप बोल सकते हो रेवेन्यू है वो बहुत ही ज़्यादा आता है, और कर्नाटका गवर्नमेंट हो सकती है उसको गलत तरीके से यूज़ करती हो, या अपने पार्टी जो वहाँ पे जो भी रूल कर रहा हो उसके पीछे यूज़ करती हो, मतलब पॉलिटिकली यूज़ करती हो, ना कि सोशली यूज़ करती हो, ठीक है। सोशल बेनिफिट के लिए यूज़ ना करती हो, क्योंकि आप ही सोचो मंदिर में मेंटेनेंस करने के लिए कितना खर्चा आता होगा, बहुत मामूली सा खर्चा आता होगा, ठीक है। या फिर वहाँ पे जो श्रद्धालु जाते हैं वो देने के सिवा लेते बहुत कम है। तो इसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि जो वहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता है उसका क्या जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट के कंट्रोल से टेम्पल्स को फ्री करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हो, आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे कई सारी कैटेगरीज हैं। अब कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, एक ऐसे टेम्पल्स हैं जिनमें 190 के आसपास ऐसे टेम्पल्स हैं जिनमें जो पैसा है वो कम से कम 25 लाख से ज़्यादा एनुअली आता है, ठीक है। और कुछ ऐसे टेम्पल्स हैं 163 टेम्पल्स ऐसे हैं जिनमें 5 लाख से 25 लाख के बीच में आता है, और कुछ ऐसे टेम्पल्स हैं जिसमें जो है 5 लाख से भी कम आता है। तो ये ए, बी और सी कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। तो इसीलिए अब इनको जैसे एंटी कन्वर्जन बिल लाने के बाद अब बात की जा रही है कि कर्नाटका के टेम्पल्स को फ्री किया जा सके, ताकि वहां से जो इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है उसका गलत तरीके से यूज ना किया जाए, उसका सोशल वेलफेयर के लिए यूज किया जाए, ठीक है। तो ये बातें थी, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये एक स्पेसिफिक स्टेट के बारे में है, लेकिन आप लोग कहीं भी यूज कर सकते हो आंसर राइटिंग वगैरह में, इसलिए मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग बोल सकते हैं। वो है क्या, वो है हिजाब रो कंट्रोवर्सी, जो कि न्यूज़ सेक्शन में आया है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। ये आप लोग देख रहे होंगे कि चैंपियन बन के आ चुके हैं, कल भी मैंने आपको ये पिक दिखाई थी, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे कि अभी जो है कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्या बोला है। कर्नाटका हाई कोर्ट ने बोल दिया है कि हिजाब पहनना इसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। इस्लाम का हिजाब पहनना इस्लाम का एक इसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो इसेंशियल प्रैक्टिस निकल के कहाँ से आया, ये मुद्दा कहाँ से स्टार्ट हुआ, सब कुछ देखते हैं एकदम डिटेल्ड मैनर में। तो हुआ क्या दोस्तों कि 6 बच्चियों को, ठीक है, 6 बच्ची जो हिजाब पहन रखा था जिन्होंने, कर्नाटका के एक उडुपी नाम के डिस्ट्रिक्ट में उनको एक कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में जाने से रोक दिया गया, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाने से रोक दिया गया, क्योंकि उन्होंने हिजाब पहन रखा था। और उन्हें कहा गया कि आप स्कूल ड्रेस में आओ, प्रॉपर स्कूल ड्रेस में आओ, क्योंकि यहाँ पे रिलीजियस क्लोथ को अलाउ नहीं किया जाएगा। तो उन बच्चियों ने क्या किया, प्रोटेस्ट चालू किया, जिसके बाद से सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो गई वहाँ पर। और हाई कोर्ट ने एक गाइडलाइन इशू की, उसने कहा कि कोई भी जब तक आगे का हमारा फैसला नहीं आ जाता है कि हाँ हिजाब पहनना कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है, तब तक कोई भी बच्चा हिजाब पहन के नहीं आएगा, या कोई भी बच्चा सैफ्रॉन शॉल वगैरह पहन के नहीं आएगा। मींस दोनों कलर्स को बैन कर दिए हाई कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट ने। उसने कहा कि किसी भी तरीके के रिलीजियस क्लोथ पहन के आप नहीं आ सकते हो, और धारा 144 लगा दिया गया वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या उठा, जब उन बच्चियों को रोका गया तो यहाँ से क्वेश्चन ये उठा कि क्या हिजाब पहनना कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है। तो फिर लोगों को याद आई आर्टिकल 25 की। आर्टिकल 25 की क्लॉज 1 में बोला गया है कि हाँ आप कोई भी रिलीजन जो है उसको प्रोफेस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो, लेकिन
ये जो आपका राइट है, ये जो आपका फ्रीडम है, ये तभी तक वैलिड है जब तक कि दूसरों की फ्रीडम को का वायलेशन ना करे। और इस पे कुछ स्टेट जो है वो रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकता है, लेकिन कब लगा सकता है, वो इस तरीके से इन स्टेट्स में रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है जब ये जो फ्रीडम है ये पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़े, ये डिसेंसी को खराब करे, मोरालिटी को खराब करे, और या तो हेल्थ या दूसरे स्टेट के इंटरेस्ट को खराब करे। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इस पर रिस्ट्रिक्शन भी लगाए जा सकते हैं। तो फिर ये मुद्दा ऐसे ही चलता रहा और सुप्रीम कोर्ट में गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई साहब अभी बहुत जल्दी होगा कि अगर हम लोग इस मुद्दे में कूद जाएं, पहले कर्नाटका हाई कोर्ट को अपना डिसीजन देने दीजिए। अगर वहाँ पे कुछ जो फॉल्ट है, कुछ गलती होगी, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में आइएगा, हम लोग इसका जो है निवारण करेंगे। तो हुआ क्या, इसके बाद हम लोग ने इतना ख़त्म हो गया था। फिर अब हम लोग ने देखा कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है यहाँ पे, जैसा कि आप लोग ने देखा, ठीक है। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है कि अब ये जो हिजाब पहनना है ये इसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। तो इसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है तो आप पहन के नहीं आ सकते, इसका मतलब ये हुआ। तो अब स्टूडेंट्स चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो अब हम लोग जब डिसीजन आएगा तब देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। लेकिन उससे पहले हम लोग को कुछ चीज़ें जाननी होंगी। कि क्या जाननी होंगी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है और प्रीवियस कुछ केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या बोल रखा है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग समझ जाएंगे तो हम लोग ओवरऑल समझ जाएंगे कि जो आगे आने वाला डिसीजन है वो क्या कहेगा, या फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, ठीक। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, जो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक आते हैं। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, मतलब आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और उनमें से आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि अगर इनमें से 15 से 35 में से किसी भी आर्टिकल का वायलेशन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है अंडर आर्टिकल 32। तो क्या बात करता है, इसमें 5 रेट्स हैं, इसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट में सीधा जा सकते हो। मीन से रेमेडी प्रोवाइड कराता है। जैसे मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है कि उबी जसीबी रेमेडियम एक मैगजीम है हमारे यहाँ, जो बात करता है कि जहाँ भी कोई राइट है वहाँ पे उस राइट का एक रेमेडी होना चाहिए कि उस राइट का वायलेशन होने पे हमारे पास क्या उपचार है, तो वो ये होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, आर्टिकल 25 के बारे में। तो ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बात करता है आर्टिकल 25 से 28 के बीच में। तो आर्टिकल 25 बहुत ही कंट्रोवर्सी में है दोस्तों, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो प्रेजेंट टाइम में तो। और दूसरी आपको कौन सा आर्टिकल पता होना चाहिए, दूसरा आपको आर्टिकल 19 पता होना चाहिए, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करता है, क्योंकि नेक्स्ट जो न्यूज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वहाँ पे इसका यूज़ आएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात की गई थी कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट ऑफ रिलीजन। आप किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोफेस कर सकते हो और उसको प्रोपेगेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी थी, जैसा हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, डिसेंसी, अगर इनको नुकसान पहुंचाता है आपका ये फ्रीडम, तो फिर इस पर रिस्ट्रिक्शन भी लगाए जा सकते हैं। तो ऐसे में जब हमारा ये फंडामेंटल राइट था, तो जब सवाल उठा कि हिजाब जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है या नहीं है, तो हमने देखा कि अगर 25 के हिसाब से देखा जाए तो हाँ, आपका ये जो रिलीजन है ये तो आपका फंडामेंटल राइट हो गया, लेकिन उसमें कौन कौन सी प्रैक्टिस ज़रूरी है ऐसा तो इसमें नहीं लिखा है ना। तो इसीलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पे गए और हम लोग ने क्या देखा कि एक टेस्ट देखा। जैसे आपको अगर आप किसी क्लास में पढ़ रहे हो और अगर आपको नेक्स्ट क्लास में भेजना है तो उसके लिए एक टेस्ट लिया जाता है ना, कि आप उस क्लास में जाने लायक हो या नहीं हो। तो इसी तरीके से किसी भी रिलीजन का कोई प्रैक्टिस उस रिलीजन में इसेंशियल है या नहीं है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक टेस्ट निकाला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट, ठीक है। अगर इस टेस्ट को कोई भी प्रैक्टिस पास कर लेता है तो फिर उसको जो है प्रोटेक्शन दिया जाएगा। अगर इस टेस्ट को कोई भी प्रैक्टिस पास नहीं कर पाता है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे बोली गई। तो सुप्रीम कोर्ट बहुत सालों से बहुत सारे डिसीजंस देता रहा है, तो उसी में हम लोग ने एक केस देखा, सिरूर मठ केस, ठीक। सिरूर मठ केस जो कि 1954 में आया। इसमें क्या बात की गई कि जो टर्म रिलीजन है, ये सभी रिचुअल और प्रैक्टिसेस इसमें ऑलरेडी आ गए। रिलीजन में रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस भी आ गए, ऐसा नहीं है कि, तो मतलब जब आर्टिकल 25 में बोल दिया कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो उस रिलीजन में चाहे वो इस्लाम हो, हिंदू हो, कोई भी हो, जैन हो, सिख हो, कोई भी रिलीजन हो, उसमें क्या होगा, उसमें जितने भी प्रैक्टिसेस होंगे वो रिलीजन वर्ड में ही जब आ गए तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि आर्टिकल 25 में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन प्रोटेक्टेड है। तो ये बात यहाँ पे की गई, ठीक है। अब
यहाँ पे क्या बात किया गया कि ये जो टेस्ट होगा ये क्या देखेगा, ये टेस्ट ये देखेगा कि कौन सा प्रैक्टिस इसेंशियल है, इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट है, ठीक है। तो इसके बारे में कई लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का काम ये नहीं है कि वो पता करे कौन सा जो प्रैक्टिस है वो इसेंशियल है, कौन सा प्रैक्टिस इसेंशियल नहीं है। हालांकि ये देखते हैं हम लोग क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट नहीं होगा उसको कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग ने एक आनंदा मार्ग सेक्ट है हमारे यहाँ, इसके बारे में देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा 2004 में कि आनंदा मार्ग सेक्ट जो कि क्या करता था, स्ट्रीट्स पे तांडो डांस परफॉर्म करता था, इसने कहा कि ये अब नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये इसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, इस सेक्ट का ये इसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए तांडो डांस स्ट्रीट्स पे परफॉर्म नहीं कर सकता। तो ये आप लोग ने देखा कि ये पहले भी ऐसे जजमेंट दे चुका है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। फिर हम लोग ने क्या देखा कि एक मुस्लिम एयरमैन को निकाल दिया गया एयरफोर्स से, क्योंकि जो आर्म्ड फोर्स रेगुलेशन 1964 है, जो आर्म्ड फोर्स रेगुलेशन है 1964 का, ये क्या कहता है कि आर्म्ड फोर्स पर्सनल जो है, मतलब एयरफोर्स के जो पर्सनल होते हैं वो जो है दाढ़ी वगैरह नहीं रख सकते। लेकिन ये जो मतलब मुस्लिम मैन जो थे, इन्होंने दाढ़ी रख रखी थी, तो ये ऐसा कहा गया कि आप नहीं रख सकते हो। तो इन्होंने कहा ये मेरा जो है इसेंशियल प्रैक्टिस है। फिर इसके बारे में बात की गई कि जो ये दाढ़ी है ये इस्लाम का एक इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए आपको निकाला जाता है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी तमाम डिसीजंस ऐसे आ चुके हैं। तो आने वाले समय में क्या हो सकता है ये हम लोगों को पता चल जाता है यहीं से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो हम लोग ने क्या देखा कि इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट होता है। अब इसके बाद हम लोग केरला हाई कोर्ट के कुछ जजमेंट देख लेते हैं कि स्कूल के बारे में जो जजमेंट्स आए थे। तो केरला हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था आमना बिन्त बशीर के केस में, जो कि सीबीएसई से था। तो इसने कहा था कि सीबीएसई किसी को नहीं रोक सकता। अगर मुस्लिम गर्ल जो हिजाब पहन के एग्ज़ाम लिखती है अपना, तो उसको सीबीएसई नहीं रोक सकता, वो हिजाब पहन के अपना एग्ज़ाम लिख सकती है। लेकिन बाद में केरला हाई कोर्ट ने फातिमा तस्नीम के केस में क्या कह दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोर्ट जो है वो सीबीएसई को या स्कूल्स को ये नहीं बोल सकता कि आप लोग किसको कौन सा जो प्रैक्टिस है। और ये किस ग्राउंड पे कहा गया था कि मुस्लिम गर्ल्स हिजाब पहन के एग्ज़ाम लिख सकती हैं? ये कहा गया था कि हिजाब इज़ अ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। इस्लाम का जो हिजाब पहनना है एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। और फिर बाद में यही चीज़ कह दिया गया कि जो कोर्ट है वो नहीं बता सकता स्कूल्स को, क्योंकि जो मुस्लिम गर्ल जो भी मतलब चाहे जो हो, इंडिविजुअल हो, अगर वो हिजाब पहन के एग्ज़ाम लिखती है तो वो उसका इंडिविजुअल राइट है। लेकिन अगर हम इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो जहाँ पे डिफरेंट रिलीजन के बच्चे पढ़ते हैं, तो इस तरीके से इंस्टीट्यूशन को पब्लिक इंटरेस्ट लेके चलना होगा, ना कि एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट लेके चलना होगा। तो यहाँ पे ये बातें की गई, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर आदमी का हम लोग राइट नहीं देखेंगे, पूरे पब्लिक के लिए क्या सही होगा, क्योंकि उस स्कूल में, उस यूनिवर्सिटी में तमाम तरीके के बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें ऑलरेडी बोली जा चुकी हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि मामला चल क्या रहा है। तो ये जो जजमेंट आया है जिसमें आर्टिकल 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है दोस्तों। तो अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आर्टिकल 25 पे एक वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 जज का एक बेंच था जिसने ये जजमेंट सुनाया। उसमें कौन कौन से थे? एक तो चीफ जस्टिस थी ऋतुराज अवस्थी जी, और एक जस्टिस कृष्णा यस थे, और दीक्षित साहब, और एक जस्टिस जेएम काजी साहब थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि ये जजमेंट सुनाया इन्होंने कि जो बियरिंग हिजाब इज़ नॉट इसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन, मतलब जो भी रिलीजन है उसका ये हिजाब पहनना इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए ये पहन के आप नहीं आ सकते हो स्कूल कॉलेजेस में। क्योंकि अगर मान लीजिए एक समय के लिए मान लीजिए हिजाब पहनना आपका इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस भी है, लेकिन जो इंस्टीट्यूट है, जो यूनिवर्सिटी है, उसके भी कुछ राइट्स हैं, तो उनका वायलेशन नहीं किया जा सकता ना। तो एक प्रॉपर ड्रेस कोड होना चाहिए किसी भी स्कूल में। अन्यथा ऐसा होगा दोस्तों कि क्या होगा, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाएंगे। उसमें जो मुस्लिम है वो इस तरीके की प्रैक्टिस करेंगे, जो हिंदू है वो अलग तरीके की प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि हमने कर्नाटका वाले केस में देखा भी था, इस केस में पहले, कि जब इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो तमाम हिंदू के बच्चे, मतलब हिंदू वाले लोग आ गए और उन्होंने सैफ्रॉन शॉल लेके, और फिर प्रोटेस्ट उन लोगों ने भी किया। तो इस तरीके से जो पब्लिक ऑर्डर था, जो पीस था, वो खराब हो गया था। तो अगर ऐसा होगा तो इसी तरीके के सिचुएशन आएंगे। अगर हम लोग एक प्रॉपर ड्रेस कोड जो है वो डिसाइड कर देंगे तो बहुत ही अच्छे मैनर में हमारी कंट्री चल पाएगी। और जैसा कि आपको पता है, एसआर बोमई केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी कहा है कि सेकुलरिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको कोई भी गवर्नमेंट नहीं बदल सकती। तो आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें थी इसके बारे में। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम लोग, ये तमाम लीडर्स के द्वारा और तमाम चीज़ें बोली गई हैं इसी के बारे में, तो आप लोगों को मुद्दा क्लियर होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें तो आया जाया करेंगी, ठीक है। तो ये सारी बातें थी, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। दूसरी बात, यहाँ पे जो एक मीडिया वन नाम का एक चैनल था दोस्तों, इसके ऊपर जो है बैन लगा दिया गया था। इसके लाइसेंस को रिन्यू करने से मना कर दिया गया। किसके द्वारा? होम मिनिस्ट्री के द्वारा। होम मिनिस्ट्री ने क्या कहा? होम मिनिस्ट्री ने कहा कि आपका जो ये चैनल है ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है। लेकिन ये नहीं बताया इसने कि कौन सी चीज़ें इसने ऐसी दिखा दी मीडिया वन ने कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट बन गया। फिर इसी के लिए जब मीडिया वन यहाँ पे हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने कह दिया कि आपके लाइसेंस को मतलब रिन्यू नहीं किया जा सकता, जैसा कि होम मिनिस्ट्री ने पहले ही कह दिया है कि आपका जो चैनल है वो नेशनल सिक्योरिटी को एक थ्रेट है। तो हाई कोर्ट ने होम मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट को एक ऐसा प्रेसिडेंट ले लिया, ठीक है। तो ये एक बहुत ही गलत बात मानी गई थी। तो यहाँ पे अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात पे स्टे लगा दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। तो यहाँ पे जो फ्रीडम ऑफ प्रेस हम लोग निकाल के लेके आते हैं वो आर्टिकल 19 से ही निकाल के ले आते हैं, क्योंकि यहाँ पे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि कुछ भी बोल सकते हो और अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी को डिफेम करने लगो और तमाम अभद्र शब्द बोलने लगो। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसी के 1A से हम लोग निकाल के ले आते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों। यहाँ पे अभी बात की जा रही है एंटी लिंचिंग बिल की, ठीक है। जैसा कि हमने कुछ दिनों पहले जब हमने लेक्चर शुरू में स्टार्ट किया था तब भी हम लोग मॉब लिंचिंग के बारे में हम लोग देखे थे ना। मॉब लिंचिंग क्या होती है कि किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे या किसी भी पर्टिकुलर मैटर पे तमाम लोगों के द्वारा, भीड़ के द्वारा किसी को मार दिया जाए तो वो मॉब लिंचिंग होती है दोस्तों। तो ऐसे में किसी एक पर्टिकुलर इंसान को सजा भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसमें तमाम लोग इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये नहीं पता किया जा सकता आसानी से कि इसका लीडर कौन था या फिर ये मारा किसने, आखिर में किसके मारने से उसकी जान गई। तो ये चीज़ नहीं देखा जा सकता, इसलिए इसमें बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो इसी के बारे में अभी जो है मणिपुर और राजस्थान में ये सारी बिल्स लाने की बात की जा रही है। तो जैसा कि ये भी तमाम राइट्स को, तमाम जो हमारे यहाँ जो राइट्स दिए गए हैं उनका वायलेशन करता है। जैसे आर्टिकल 14 में आपको राइट टू इक्वलिटी दिया गया है ना, कि सभी लॉ की नज़रों में 14 से 18 तक राइट टू इक्वलिटी की बात की गई है, जिसमें 14 में बात किया गया है राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि इस कानून की नज़रों में सभी बराबर हैं। फिर 15 में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, कि रिलीजन के, रेस के, कास्ट के, सेक्स के और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। ये तमाम चीज़ें, और राइट टू फ्रीडम है, किसी के पास कोई भी कहीं घूम सकता है, कोई भी कुछ भी एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है, कहीं भी असेंबल हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं दोस्तों। यहाँ पे जो हिजाब वाला केस था, यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग दिमाग में रखिएगा कि जो सिख लोग होते हैं इनको कृपान लेके क्यों चलने दिया जाता है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि ये इनके रिलीजन है, इसका एक इसेंशियल प्रैक्टिस है कृपान लेके चलना, ठीक है। तो इसीलिए इसको अलाउ किया गया है हमारे यहाँ। तो ये सारी चीज़ें थी इसके बारे में। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब कुछ हम न्यूज़ एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि जैसा कि एक ऑक्सफैम एक एनजीओ थी ना, इसके बारे में बात किया जा रहा है कि अभी जो है इसके मतलब इसके लाइसेंस को रिन्यू करने की बात नहीं की जा रही थी। क्यों नहीं की जा रही थी? क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा था कि इसमें जो फंडिंग वगैरह आ रही है गलत तरीके से आ रही है, और FCRA के जो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस है, 2010 का ये एक्ट है, मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, ठीक है, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो इसमें तमाम अमेंडमेंट्स भी हुए थे और 2014 में तमाम तरीके की बातें भी सामने आई थी वेदांता के तरफ से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, तो यहाँ पे मैंने आपसे डिस्कस भी किया था। तो उसी के चलते यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये हम लोग इसका लाइसेंस इसलिए नहीं रिन्यू कर रहे हैं क्योंकि ये FCRA 2010 का जो है उसको सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये सारी बातें यहाँ पे बोली गई हैं। यहाँ पे जो है हमारे यहाँ के बच्चे जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनमें डिले क्यों हो रहा है उनको इवैक्यूएट करने में, क्योंकि जब इलेक्शन चल रहा था तब तो तमाम तरीके से अच्छे से लाया जा रहा था। तो यहाँ पे इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कुछ जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर। यहाँ पे ये जो है फ्रेंड, यहाँ पे बात की जा रही है कि रेलवे को भी क्या प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी एयर इंडिया को जब प्राइवेटाइज कर दिया गया है तो यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कि क्या रेलवे को भी प्राइवेटाइज किया जा सकता है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि 5% अब जो है रेलवे में जो ट्रेनें चलती थी उसमें भी प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। तो जब मतलब मान लीजिए आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्ड करने के लिए अगर आप प्राइवेट कंपनी को कोई ठेका दे रहे हो तब तो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप उसको कंट्रोल करने के लिए अगर किसी को कुछ अथॉरिटी दे रहे हो तो फिर वो बहुत ही गलत हो जाता है। अब अगर इन 5% में से जो तमाम ट्रेनें चलेंगी उनमें जो फेयर होगा वो बहुत ही हाई हो जाएगा। तो ये सारी बातें यहाँ पर बोली जा रही हैं, ठीक है।
और ये एक आप बोल सकते हो जो समाजवादी पार्टी इलेक्शन हार गई है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ईवीएम्स की वजह से इलेक्शन हार गई है क्योंकि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है। तो ये सारी चीज़ें यूपी में इस समय चल रही हैं। और यहाँ पे एक टाइटल की बात की जा रही है, ये किसके बारे में, डिक्शनरी ऑफ मार्टिर्स ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम 1857 टू 1947। तो ये टाइटल देने की बात की जा रही है किसको, भगत सिंह जी को, सुखदेव जी को और राजगुरु जी को। तो यहाँ पे बोला गया है कि इन लोगों को इस टाइटल की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये लोग इससे बहुत ऊपर उठकर बहुत ही बड़ा काम करके गए हैं। तो ये छोटी छोटी टाइटल्स देने की कोई बात नहीं है, लेकिन ये आप दिमाग में रख सकते हो कि टाइटल ये वाला दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही दुखद न्यूज़ है दोस्तों। एक जो है हमारे मिलिटेंट ये किल्ड हुए हैं पुलवामा में, ठीक है। एक मिलिटेंट मतलब पुलवामा में किल हो गया है, ठीक है। सॉरी, ये दुखद क्या हुआ, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यूएन में एक रेजोल्यूशन लाया गया जिसमें क्या बात की गई कि जो मार्च 15 मार्च है, ठीक है, जो 15 मार्च है, इसको किस तरीके से सेलिब्रेट करने की बात की गई, इसको इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया की तरीके से सेलिब्रेट करने की बात की गई। लेकिन यहाँ पे जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव साहब हैं TS त्रिमूर्ति साहब, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जो तमाम रिलीजन है वो फॉलो किए जाते हैं, जैसे सिख है, सिखिज़्म है, हिंदुज़्म है, तमाम तरीके के रिलीजन है। तो किसी एक रिलीजन को कॉम्बैट करने की बात नहीं किया जा सकता, इस्लामोफोबिया को कॉम्बैट करने की बात इन्होंने नहीं की है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा हमारा जो है वो प्रदर्शन दिखा, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो सेकुलर कंट्री है, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसा कि मैंने आपको बताया SR बोमई केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था। तो यहाँ पे इन्होंने कहा इस्लामोफोबिया ऐसा नहीं है, इस्लामोफोबिया को कॉम्बैट करने की बात नहीं की जानी चाहिए, यहाँ पे रिलीजियोफोबिया को कॉम्बैट करने की बात करनी चाहिए, ठीक है, कि किसी भी रिलीजन में का फोबिया ना हो जाए, इस तरीके से कॉम्बैट करने की बात करनी चाहिए। एक पर्टिकुलर रिलीजन को कॉम्बैट करने की बात नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि जो एक रैंक पे हैं उनको एक पेंशन, समान पेंशन देनी चाहिए, डिफरेंट पेंशन की बात नहीं की जानी चाहिए। यहाँ पे तमाम तरीके के जो कोविड-19 से डेथ वगैरह निकल के आए उनके बारे में बात की जा रही है। और यहाँ पे हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा जो है एक अलर्ट जारी किया गया है, उसमें कहा गया है कि जो वैक्सीन है उनमें मिक्सिंग चल रही है। तो अब आप लोग समझ सकते हो सिचुएशन कितनी ख़राब है इस समय, ठीक है। यहाँ पे यूएस ने चाइना को वार्न किया है कि वो रसिया की मदद ना करे, अन्यथा उसके ऊपर भी सैंक्शंस वगैरह लगाने चालू कर दिए जाएंगे। यहाँ पे हम लोग ने कल बात किया था तेल के बारे में कि तेल का प्राइस कैसे इंक्रीज़ होता है, तो हम लोग सब कुछ डिस्कस कर लिए थे कि क्या खरीद के लेके आते हैं क्रूड ऑयल, उससे हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकालते हैं। सबसे ज़्यादा कौन सा कंट्री जो है वो एक मतलब क्रूड ऑयल को प्रोड्यूस करता है, सबसे ज़्यादा पाया कहाँ पे जाता है, लेकिन उसके पास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो प्रोड्यूस कर सके। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कल देखे थे, अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा है तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे चाइना में फिर से जो है वो लॉकडाउन लगा दिया गया है, क्योंकि कोविड-19 फिर से बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और यहाँ पे सैमसंग फिर से लैपटॉप के मार्केट में आना चाह रहा है, ठीक है। तो तमाम तरीके के लैपटॉप 40,000 से 1.5 लाख तक के लैपटॉप इसके द्वारा लाए जाएंगे। यहाँ पे बात किसके बारे में की जा रही है, सोलर एनर्जी के बारे में बात की जा रही है। तो ये हमने आपसे डिस्कस भी किया था जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग जो न्यूक्लियर से एनर्जी बनाते हैं ना, कि न्यूक्लियर से, तो यहाँ पे जैसे कि अभी रसिया के द्वारा जब यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट पे जब अटैक किया गया, तो इस न्यूक्लियर एनर्जी को हमारे खिलाफ ही वार के टाइम पर यूज़ किया जा सकता है। तो इसलिए हम लोग को न्यूक्लियर एनर्जी से किस पे आना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी पे आना चाहिए। तो उसके तहत हम लोग ने सोलर ये वाला फिगर भी देखा था। तो यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश में लगाने की बात की गई है। और यहाँ पर बात क्या किया गया है कि अभी 28 फरवरी तक हम लोग ने 50 गीगावाट, जो कि मोदी जी अब की बात कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 में कुछ वादे करके आए थे, उसमें से कुछ वादे क्या थे, वो कुछ वादे ये थे कि हम लोग 2070 तक कार्बन फ्री हो जाएंगे, ठीक है, कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, कार्बन का एमिशन हम लोग करेंगे ही नहीं, जिसमें से 2030 तक हम लोग ने क्या बोला था कि 45% रिड्यूस कर देंगे, ठीक है, 2030 तक। तो उसी के चलते अभी 50 गीगावाट जो है हम लोग एनर्जी सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस करने लगे हैं। तो इसी के बारे में बात की गई थी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो ये सोलर पैनल्स हैं ये हम लोग बाहर से ज़्यादा खरीद के लेके आ रहे हैं, ना कि हम लोग खुद बना रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ है। हम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा चाइना से खरीद के लेके आ रहे हैं, लगभग 76.62 बिलियन के आसपास, ठीक है, डॉलर के आसपास। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी हैं कुछ, तो ये आप लोग देख के चल सकते हो इसको। इससे किस और एक, जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि तमाम तरीके के वेस्ट होते हैं, उसी तरीके से एक क्या होता है, ई वेस्ट होता है, कि जो मोबाइल वगैरह हमारी ख़राब हो जाती हैं, लैपटॉप वगैरह हमारा ख़राब हो जाता है, इसके लिए कोई हमारे यहाँ कोई प्रॉपर एक सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो ये पैनल्स हैं, अगर ये कल को ख़राब हो जाते हैं तो इनके लिए भी कोई एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है कि इनको किस तरीके से रिन्यू किया जा सकता है। जैसे मोबाइल और लैपटॉप्स के लिए नहीं है और उनको फेंक दिया जाता है, तो उसी के तरीके से यहाँ
यहाँ पे बात करी जाती है। तो ये सारी चीज़ें थी, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम लोग कुछ आर्टिकल्स जो यहाँ पे रह गए हैं, ये जो रसिया और यूक्रेन के बारे में थे, इनके बारे में कुछ एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि पाकिस्तान जो है ये अभी अफ़गानिस्तान में जो तालिबान का रूल आ गया, मतलब यूएसए के बाहर जाने के बाद जब अफ़गानिस्तान में तालिबान का रूल आ गया, तो अब जब पूरे वर्ल्ड का कंसर्न वो तालिबान के ऊपर था, लेकिन रसिया और यूक्रेन के वार होने के बाद अब पूरा कंसर्न रसिया और यूक्रेन के ऊपर हो गया है। तो ये बात यहाँ पे की जा रही है, और यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि जो इंटरनेशनल लॉज हैं उनकी धज्जियाँ उड़ चुकी हैं, क्योंकि रसिया तो मान ही नहीं रहा है। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, हम लोग ने देखा ना कि यहाँ पे इंडिया ने भी अब्सटेन कर लिया था अपने आप को वोटिंग करने से। तो इस तरीके से ये तमाम चीज़ें हैं जो यहाँ पे देखी बताई गई हैं। और अगर इस तरीके से जो 5 कंट्रीज़ हैं, परमानेंट 5 कंट्रीज़ हैं, उसमें जो यूएसए है, यूके है, रसिया है, चाइना है और फ्रांस है। तो अगर आज रसिया ऐसा कर रहा है कि वो अपना वीटो लगा के जो चाह रहा है, जो यूक्रेन में कर रहा है, कल को क्रीमिया में उसने ऐसा कर लिया है, तो आने वाले समय में क्या गारंटी है कि चाइना के पास भी अगर वीटो पावर है, वो भी जो ताइवान वाला रीजन है उसमें ये सारी एक्टिविटीज़ करे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।